अब जरूरत ये थी कि दोनों कंपनियों के मोर्चों के सामने रुकावटें खड़ी की जाएं, जिनमें बारूदी सुरंगें सरे फहरिस्त थी, मगर दुश्मन का फायर बारूदी सुरंगें बिछाने नहीं दे रहा था। इसी किस्म की दूसरी अगली पोजीशन डोगरई से 2 मील शुमाल में भसीन से आगे थी, जहां बलोच रेजिमेंट और एक और पंजाब रेजिमेंट की कंपनियां मोर्चाबंद थी। डोगरई और भसीन की इन अगली पोजीशनों के दरमियानी इलाके में खला था, जिसे दोनों तरफ की पेट्रोल पार्टियां पुर कर रही थी। ये काम सहल न था। दुश्मन के मुंह के सामने गश्त करना मौत के मुंह में घूमने फिरने वाली बात थी। दुश्मन उस वक्त जो बेशुमार जानी नुकसान उठा चुका था, उससे उसकी कमर टूट गई थी, मगर वो ये हकीकत तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि उसकी यलगार नाकाम हो चुकी है और अब लाहौर पर कब्जा महज कागजी मंसूबा रह गया है। ए और बी कंपनी का ब्रिज हेड इस हकीकत का सबूत था। दुश्मन ने अब इस ब्रिज हेड यानी 16 पंजाब रेजिमेंट की अगली पोजीशनों को उखाड़ने के लिए ताजा दम दस्ते आगे कर लिए और तोपखाने का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात डोगरई के अगले मोर्चों के लिए भयानक रात थी। उसी रोज मेजर मुबारक अली शहीद ने दुश्मन पर दयाल के करीब जो कारी जरब लगाई थी, उससे दुश्मन सरहद से बाहर जा पड़ा था। अब दुश्मन जवाबी वार करना चाहता था। जंगी उसूलों के मुताबिक दुश्मन को जवाबी वार करना चाहिए था। वो लाहौर पर कब्जा करने आया था। उसके जर्नैल ऐसे गए गुजरे भी नहीं थे कि 1-2 मार्कों में शिकस्त खाकर वापस चले जाते। बरकी महाज पर पाक फौज के दिफाई दस्ते BRB तक पीछे हट आए थे। ये एक दिफाई चाल थी जिसे दुश्मन अपनी कामयाबी समझ बैठा। इस खुशफहमी के पेश नजर उसने अमृतसर से अपना रिजर्व डिवीजन नंबर 23 माउंटेन वाहगा अटारी सेक्टर में बुला लिया। उसका ख्याल था कि एक और डिवीजन का दबाव डालने से लाहौर का दिफा टूट फूट जाएगा। ये अलग दास्तान है कि बरकी के मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला होकर दुश्मन ने पाक आर्टिलरी के हाथों किस कदर नुकसान उठाया था। 10 और 11 सितंबर की रात दुश्मन ने डोगरई के अगले मोर्चों पर इस कदर गोलाबारी शुरू कर दी कि इलाके का 1 इंच भी महफूज नहीं था। 2-2, 4-4 आदमी अलग अलग मोर्चों में थे। कंपनी कमांडर अपने अपने मोर्चे में थे और कर्नल गोलवाला खासा पीछे बटालियन हेडक्वार्टर के मोर्चे में था। गोलाबारी अफसरों को इतनी भी मोहलत नहीं दे रही थी कि वो बाहर निकलकर जवानों को देख सकते। फील्ड टेलीफोन के तार कट गए थे। वायरलेस का राब्ता कायम था। किसी को यकीन नहीं था कि उसके साथी जिंदा हैं। गोलों से कोई जख्मी या शहीद न होता, मगर इस कदर तेज और मुसलसल धमाकों से दिमाग की नसों का फट जाना लाजमी था। कर्नल गोलवाला थोड़ी थोड़ी देर बाद वायरलेस पर कंपनी कमांडरों से रिपोर्ट लेते थे। उन्हें एक ही जवाब मिलता था कि सब ठीक है, लेकिन वो इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते थे। ज्यादातर गोलाबारी एक कंपनी के मोर्चों पर थी। तमाम रात बटालियन और कंपनियों के दरमियान यही मुकालमा चलता रहा। हेलो, क्या हाल है? ओवर। हेलो, ठीक है। ओवर। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि सब ठीक है। रात कभी खत्म न होने वाला धमाका बनी हुई थी और लोहे और पत्थरों के रेजों की जन्नाटेदार बारिश बरस रही थी। सूबेदार चनार गुल और सूबेदार हकीम खान शहीद ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बारी बारी बुलंद आवाज से कहा, जवानों, ये जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटे हैं, सुबह तक गुजर जाएंगे। जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटों की तशरीह ये है कि ये रेजिमेंट किसी वक्त जनरल अतीकुर रहमान के डिवीजन में हुआ करती थी। जनरल साहब अपनी यूनिटों को अक्सर कहा करते थे कि अगर तुम जंग के पहले 24 घंटे पोजीशन में डटे रहो और दुश्मन का अताब सह लो तो फिर जंग का सारा अरसा तुम्हारे पांव कोई नहीं उखाड़ सकता। सूबेदार चनार गुल और सूबेदार हकीम खान शहीद ने उस रात अपने जवानों को याद दिलाया कि ये जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटे हैं। डटे रहो, ये कठिन घड़ियां सुबह गुजर जाएंगी। सुबह तुलू हुई तो गोलाबारी थमी। कंपनी कमांडरों ने देखा कि किसी जवान को खराश तक नहीं आई थी। गोले कहां कहां नहीं फटे थे। तमाम इलाके में स्याह और सलेटी रंग के गड्ढे नजर आते थे। जमीन चीचक ज़दा चेहरे की तरह हो गई थी। रात भर की गोलाबारी का गर्दो गुबार माहौल पर छाया हुआ था। घास की एक पत्ती भी सलामत नहीं रही थी, लेकिन जवान जिंदा व सलामत थे। कर्नल गोलवाला ने रात बड़ी बेचैनी से गुजारी थी। वो इस तवक्को पर मोर्चों को देखने गए कि वहां लाशें नजर आएंगी, लेकिन हर जवान ठीक था और कानों में उंगलियां फेर रहा था। सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा जज्बा था जिसके ज़ेरे असर जवानों के आसाब ऐसी कयामत की गोलाबारी से महफूज रहे। एक सिपाही के जवाब से सारा करिश्मा वाज़े हो जाता है। उसे उसके एक अफसर ने पूछा, रात किस हाल में गुजारी? सो तो न सके होगे। सिपाही ने जवाब दिया, साहब, हम जानते हैं कि सारी कौम जाग रही है। 2 मोर्चे देखे जो बिल्कुल टूट फूट कर मिट्टी से भर गए थे। कर्नल गोलवाला ने मेजर अमीर अफजल से कहा कि इसमें जवान दब कर शहीद हो चुके हैं और आप कहते हैं कि सब ठीक है। इनमें से एक मोर्चा हवालदार मोहम्मद अफजल और दूसरा नायक मोहम्मद सिद्दीक की पार्टी का था। कर्नल साहब ने कहा कि सब ठीक है वाली रिपोर्ट गलत थी। मोर्चों से मिट्टी निकालो और शहीदों की लाशें निकालो। लेकिन कर्नल साहब को बताया गया कि ये मोर्चे रात को खाली थे। लांस हवालदार मोहम्मद अफजल और नायक मोहम्मद सिद्दीक और उनके जवान रात पेट्रोल ड्यूटी पर
पर गए हुए थे। वो रात भर दुश्मन और अपने मोर्चों के दरमियानी इलाके में रहे। इस गोलाबारी से दुश्मन ने ये फायदा उठाया कि रात के वक्त वो फिर सरहद के अंदर आ गया। कर्नल तजम्मुल हुसैन मलिक की जेर कमान बलोच रेजिमेंट की कंपनियां डोगरई के जुनूब की तरफ पोजीशन में थीं। ब्रिज हेड के दाएं पहलू की हिफाजत इन कंपनियों के जिम्मे थी। इन्होंने दुश्मन की एक पलटन को रात को गोलाबारी की आड़ में इस तरफ पेश कदमी करते देखा तो इन कंपनियों ने अपर बारी दुआब नहर की समत से उस पर हमला कर दिया। ये रात का हमला था और ये बलोच रेजिमेंट का पुरखतर फैसला था, क्योंकि कर्नल तजम्मुल हुसैन मलिक को दुश्मन की नफरी का कोई इल्म नहीं था। लेकिन ये तारीखी फैसले दुश्मन की और अपनी नफरी को देखकर नहीं किए जा रहे थे। इन जांबाजों को ये एहसास पागल किए जा रहा था कि पीठ पीछे लाहौर है और वो लाहौर की दहलीज पर लड़ रहे हैं। जरा सी कोताही हुई तो तारीख इस्लाम स्याह धब्बे से बदनुमा हो जाएगी। सोचने और संभलने का वक्त नहीं था। बलोच रेजिमेंट की इन कंपनियों ने अपने कमांडर की उम्मीदों को पामाल नहीं होने दिया और दुश्मन को सरहद से बाहर निकाल दिया। जो भारतीय सूरमे सरहद के अंदर रहे वो मरे हुए थे या तड़प तड़प कर मर रहे थे, या वो थे जिन्होंने हथियार डाल दिए थे। इस हमले का कामयाब तरीन पहलू ये है कि दुश्मन को मालूम ही न हो सका कि उस पर हमला किस तरफ से हुआ है। वो समझता रहा कि ये डोगरई के मोर्चों वाली 16 पंजाब रेजिमेंट की कंपनियां थी। चुनाचे उसने अपने फ्लैंक का सत्यानाश बलोच रेजिमेंट से करवा के तवज्जो 16 पंजाब रेजिमेंट पर मरकूज कर ली। सुबह के वक्त बलोच रेजिमेंट की कंपनियां दुश्मन को सरहद से निकाल कर अपनी असली पोजीशन में वापस आ गईं। 11 सितंबर की सुबह दुश्मन ने रात की तरह शदीद और तेज गोलाबारी शुरू कर दी। उस सुबह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बारीक से तार पर चल रहा था। बरकी पर दुश्मन का दबाव इस कदर बढ़ गया था कि दुश्मन के आगे बढ़ आने का खतरा पैदा हो गया था। सियालकोट सेक्टर में दुश्मन का बख्तरबंद दबाव ताज़ादम कुमक के जोर पर बढ़ रहा था। वाहगा अट्टारी सेक्टर में अपने पिटे हुए डिवीजनों में जान डालने और 6 सितंबर की सुबह वाली कामयाबी को दोबारा हासिल करने और BRB पार करने के लिए दुश्मन इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका बम्बार तैयारों के स्क्वाड्रन जो 12 से 16 तैयारों पर मुश्तमिल थे उनकी कुव्वत से गोल दर गोल हवाई हमले कर रहा था। ये तैयारे रावी साइफन से डोगरई तक के इलाके को बम्बों, रॉकेटों और मशीन गन्नों की जद में लिए हुए थे। 16 पंजाब रेजिमेंट के अगले मोर्चे खास तौर पर दुश्मन के तोपखाने और तैयारों का निशाना बने हुए थे। जमीन और आसमान से उन पर आग बरस रही थी। फिर भी A और B कंपनी मोर्चों में साबित कदम रही और एक लम्हे के लिए भी न सोचा कि उन्हें पीछे आ जाना चाहिए। एक रोज पहले दयाल की शदीद झड़प में एक कंपनी का सिपाही अब्दुल कुद्दूस शहीद लापता हो गया था। ये झड़प इंतहाई खूंरेज थी। अपने चंद जवान दुश्मन में घिर गए थे। उन्हें घेरे से निकालने में बहुत दिक्कत का सामना हुआ। जवान अपने साथियों को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। अगर उनकी जगह भारतीय होते तो कभी के पसपा हो चुके होते, लेकिन ये पाकिस्तानी थे जो जिंदा साथियों को घेरे से निकालने के लिए ही नहीं, लाशों और जख्मियों को उठा लाने के लिए भी लड़ रहे थे। आखिर वो जख्मियों और लाशों को उठा लाए, लेकिन सिपाही अब्दुल कुद्दूस न मिल सका। वो दुश्मन के हाथ कैद होने वाला नहीं था। ये तो पाक फौज के सिपाही का खुसूसी वस्फ है कि वो कैद हो जाने पर मौत को तरजीह देता है। अगर अब्दुल कुद्दूस शहीद हो जाता तो उसकी लाश मिल जाती, वो भी न मिली तो B एचलान को इत्तला दे दी गई कि सिपाही अब्दुल कुद्दूस को तलाश करें। 11 सितंबर दोपहर के वक्त वो खुद ही कंपनी के अगले मोर्चों में पहुंच गया। उसने सूबेदार चनार गुल को बताया कि वो कल की झड़प में कंपनी से बिछड़ गया था और बड़ी मुश्किल से अपनी कंपनी के मोर्चों के मुतालिक पूछता यहाँ तक पहुंचा है। सूबेदार चनार गुल को बजा तौर पर गुस्सा आ गया कि ये सिपाही दूसरी पलटनों से अपनी पलटन के मुतालिक पूछता रहा होगा। दूसरी पलटनों के लोग 16 पंजाब रेजिमेंट के मुतालिक यही कहते होंगे कि उसके सिपाही मैदान जंग में मारे मारे फिर रहे हैं। चुनाचे सूबेदार चनार गुल उसे कंपनी कमांडर मेजर अमीर अफजल खान के मोर्चे में ले गया और कहा कि ऐसे सिपाही को सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त मोर्चों पर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में दुश्मन इस कदर गोलाबारी कर रहा था कि जमीन का कोई चप्पा महफूज न था। कंपनी कमांडर ने सूबेदार चनार गुल से कहा कि जो जवान इस गोलाबारी और तैयारों की बमबारी में मोर्चों को ढूंढता आ गया है उसे पूरी कहानी सुन लेनी चाहिए। चुनाचे अब्दुल कुद्दूस से पूछा कि वो कहाँ रह गया था। उसने जवाब दिया, साहब अगर आपको या सूबेदार साहब को मेरे मुतालिक शक है तो सारी कंपनी मेरी मर्दानगी पर शक करेगी। मैं अर्ज करता हूँ कि दुआ करें कि खुदा मुझे शहादत अता करे ताकि कंपनी के जवान ये न कह सकें कि कुद्दूस बुज़दिल था। वो अपनी सफाई में और कुछ बताने पर आमादा नहीं था। आखिर कंपनी कमांडर के इसरार पर उसने सारी बात सुना दी। उसने बताया कि लखन के गांव के करीब दुश्मन का फायर बहुत ज्यादा आ रहा था। मैं पोजीशन बदल बदल कर मुकाबला कर रहा था। मैंने कई बार पोजीशन बदली और लड़ता रहा। दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन मैं इस कदर मगन रहा कि मुझे कंपनी की कोई खबर न रही। दुश्मन दूर से फायर कर रहा था। मैं उठकर कंपनी के किसी जवान को तलाश नहीं कर सकता था। शाम होने लगी।
मैं एक मकान में चला गया। सारी रात अपना और दुश्मन का फायर होता रहा। मैंने इस फायर से अंदाजा लगाया कि अपनी कंपनी का कोई जवान मुझसे आगे नहीं है। हकीकत भी यही थी कि अब्दुल कुद्दूस जोशो खरोश में कंपनी से बहुत आगे निकल गया था। उसने कंपनी कमांडर को बताया कि पौ फटते ही मैं उस मकान से निकला और छुपता छुपाता BRB के किनारे पहुंच गया। मैं एक झाड़ी में छुप गया। दूसरी यूनिटों के जवान नजर आए, लेकिन मैंने उनसे अपनी कंपनी के मुतालिक पूछना इसलिए मुनासिब न समझा कि पलटन के नाम पर हर्फ आएगा। मैंने अपनी बटालियन की एक गाड़ी नहर के किनारे किनारे डोगरई की तरफ जाती देखी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। मैं समझ गया कि ये गाड़ी मेरी कंपनी के अगले मोर्चों में सप्लाई ले जा रही है। मैं गाड़ी को देखता रहा और उसी राह पर चल पड़ा और आखिर आपके पास पहुंच गया। ये सिपाही कमजोर दिल होता तो पीछे B एचलॉन में चला जाता, लेकिन कंपनी को छोड़कर पीछे जाना इसे गवारा नहीं था। उसने बयान दिया और उसके आंसू जारी हो गए। उसने ज़ेरे लब कहा, खुदा मुझे शहादत दे ताकि कोई ये न कह सके कि मैं बुज़दिल था। सूबेदार चनार गुल ने उसके कंधे पर हाथ रख कर प्यार से कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। और अब्दुल कुद्दूस को अपनी सेक्शन में भेज दिया गया। चंद ही घंटे गुजरे होंगे कि सूबेदार चनार गुल कंपनी कमांडर के पास गया और उसे इत्तला दी कि खुदा ने सिपाही अब्दुल कुद्दूस की दुआ कबूल कर ली है, वो लड़ता हुआ शहीद हो गया है। सूबेदार चनार गुल ने कंपनी कमांडर से कहा, साहब मुझे इजाजत दीजिए कि इस शहीद की लाश अपने कंधों पर उठाकर पीछे ले जाऊं। खुदा मुझे माफ करे, मैंने एक जानिसार पर शक किया था। सिपाही अब्दुल कुद्दूस तहसील मरी जिला रावलपिंडी के गांव गलाड़ा का रहने वाला था। उसके चेहरे पर अभी अच्छी तरह दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। मोर्चों में एमुनिशन पहुंचाने का खतरनाक और अहम तरीन फर्ज लांस नायक मोहम्मद इनायत के सुपुर्द था। वो गोलाबारी में भी हर मोर्चे में एमुनिशन पहुंचाता रहा। इन मोर्चों में एमुनिशन का खर्च बाकी पोजीशनों की निस्बत बहुत ज्यादा था। गोलियां पानी की तरह चल रही थी। नोगरा जिला जेहलम का रहने वाला मोहम्मद इनायत 11 सितंबर के रोज भी गोलाबारी और फजाई हमले में एमुनिशन तकसीम कर रहा था कि शहीद हो गया। वो अक्सर दरखास्त किया करता था कि उसे अगले मोर्चों में रखा जाए। वो दुश्मन से दूबदू लड़ना चाहता है। खुदा ने उसे अगले ही मोर्चों में शहादत का रुतबा अता किया। उस रोज सिपाही अली मोहम्मद, सिपाही अब्दुल मन्नान, सिपाही शाह वली खान, सिपाही साबिर हुसैन और लांस नायक मोहम्मद अफजल शदीद जख्मी हुए। दुश्मन के जमीनी और फजाई दबाव को और बरकी की बदलती सूरत हाल को देखते हुए डिवीजन कमांडर जनरल सरफराज खान ने दिफा को यकजा करके मजबूत करने का फैसला किया, जिसके तहत हिदायत दी गई कि सिर्फ भसीन को कब्जे में रखा जाए और बाकी तमाम अगले दस्ते BRB के लाहौर वाले किनारे पर आ जाएं। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात भसीन के अलावा आगे वाली तमाम कंपनियां, जिनमें 16 पंजाब रेजिमेंट की A और B कंपनी भी शामिल थी, पीछे नहर के किनारे आ गईं। उसी रात अपने तोपखाने ने बरकी के महाज को संभाल लिया और दुश्मन को खूब नुकसान पहुंचाकर पीछे हटा दिया। दूसरी दिफाई पोजीशनों ने भी मैदान जंग का तवाजुन संभाल लिया। चुनाचे जनरल सरफराज खान ने फैसला किया कि नहर से आगे छोड़ी हुई पोजीशनों को यानी डोगरई से 1.5 मील आगे फिर ब्रिज हेड कायम किया जाए। दिफाई स्ट्रेटजी के मुताबिक दिफाई दस्तों को एक जगह पाबंद करके लाना फायदेमंद नहीं होता और जवानों पर उसका नफ्सियाती असर भी अच्छा नहीं होता। दानिशमंद डिवीजन कमांडर अपने दस्तों को मुतहर्रिक रखता है। इसी उसूल के तहत जनरल सरफराज खान ने दुश्मन पर आगे बढ़ बढ़कर छोटे छोटे सेक्शनों से दुश्मन पर वार करते रहने के लिए 16 पंजाब रेजिमेंट की A और B कंपनी को हुक्म दिया कि वो वहीं जाकर छोड़े हुए मोर्चे संभाल लें। 12 सितंबर की सुबह मेजर अमीर अफजल खान की जेर कमान A कंपनी नहर से पार गई और डोगरई में गुजरकर अपने मोर्चों में जाने लगी। रात दुश्मन को मालूम हो गया था कि इन मोर्चों को कंपनियां खाली कर गई हैं। जब एक कंपनी इन मोर्चों में वापस जा रही थी तो देखा कि दुश्मन के दस्ते भी इन्हीं मोर्चों में पोजीशन लेने के लिए भागे आ रहे थे। पीछे से उनकी मशीन गन ने उन्हें हिफाजती कवर फायर दे रही थी। मेजर अमीर अफजल ने अपनी कंपनी को ललकार कर कहा, जवानों, हमें दुश्मन से पहले इन मोर्चों में पहुंचना है। जवान बहुत थके हुए थे। वो 6 दिनों और 6 रातों से लड़ रहे थे। दुश्मन ने एक लम्हे के लिए भी उन्हें आराम नहीं करने दिया था। इसके बरक्स दुश्मन की नफरी ताजा दम थी। उसके अकब में बेशुमार फौज रिजर्व थी जो बारी बारी आगे आती थी। इस हालत में भी एक कंपनी के जवानों ने दुश्मन का चैलेंज कबूल कर लिया और मोर्चों में पहले पहुंचने के लिए गोलियों की बौछारों में आगे को दौड़ पड़े। ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी। बज़ाहिर किसी एक का भी मोर्चों तक जिंदा पहुंचना मुमकिन न था। दुश्मन अभी तकरीबन 400 गज दूर था।
اس کے پیچھے دستے متعلقہ مورچوں پر فائر کر رہے تھے، لیکن اے کمپنی کے جوان مورچوں میں جا پہنچے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ دشمن اب اس خیال سے بڑا چلا رہا تھا کہ وہ پاکستانی جوانوں کو مورچوں میں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا، لیکن پاکستانی جوانوں نے بڑھتے دشمن کو رائفلوں، مشین گنوں، اسٹین گنوں اور گرینیڈوں کی بوچھاڑوں میں لے لیا۔ ذرا سی دیر میں ان کے سامنے دشمن کی لاشیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو رہی تھیں۔ دشمن کی قوت پوری بٹالین تھی۔ وہ 100 جوانوں کی تھکی ہوئی کمپنی سے مار کھا کر اتنی جلدی بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پچھلی کمپنیاں اگلی کمپنیوں کی لاشوں پر بڑی چلی آ رہی تھیں۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کی بی کمپنی کو بھی اسی پوزیشن میں آنا تھا۔ اس کے مورچے سڑک کے دائیں طرف اے کمپنی سے ذرا پیچھے تھے۔ اے کمپنی سڑک کے بائیں طرف اور بی کمپنی سے آگے تھی۔ جب اے کمپنی مورچوں میں پہنچ کر دشمن سے آگ اور خون کے کھیل میں الجھی ہوئی تھی، اس وقت بی کمپنی کیپٹن صغیر حسین شہید کی زیر کمان پیچھے آ رہی تھی، لیکن 1.5 میل پیچھے تھی۔ کیپٹن صغیر نے دیکھا کہ اے کمپنی پوری بٹالین سے لڑ رہی ہے، تو انہوں نے اپنی کمپنی کو ایسی حاضر دماغی، جچی تلی چالوں اور صورتحال کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا، اور جوانوں نے ایسی بے خوفی کا مظاہرہ کیا کہ اے کمپنی کو بھرپور عقبی مدد دے کر دشمن کی پوری پلٹن کا یہ حال کر دیا کہ اس کی بیشتر نفری ہلاک اور زخمی ہوئی اور باقی نفری غیر فوجی انداز سے پسپا ہو گئی۔ دشمن کی لاشوں کا کوئی شمار نہ تھا، سامنے پڑی ہونے کے باوجود گنی نہ جا سکتی تھی۔ دشمن برج ہیڈ کی ان 2 کمپنیوں کو پوزیشنوں میں جمنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لاہور کے راستے میں یہ اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ چنانچہ اپنی انفینٹری کی ناکامی اور تباہی کو دیکھتے ہوئے بھارتی کمانڈروں نے بختر بند حملہ کر دیا، جس کے لیے اس کے 16 ٹینک آگ اگلتے آگے بڑھے۔ ٹینکوں کے سامنے 2 انفینٹری کمپنیوں کا ٹھہرنا ممکن نہیں تھا، نہ ان کا زندہ رہنا ممکن تھا۔ ان کمپنیوں کے ختم ہو جانے کی صورت میں دشمن ایک بار پھر ڈگرئی پر قابض ہو سکتا تھا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔